नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा है कि अभी इस पर होमवर्क नहीं किया गया। उन्होंने पीडीएफ को अपना सहयोगी बताया और कहा कि मंत्रिमंडल के बाबत वो फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो वहीं हरीश रावत ने प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर तंज कसा जिसमें उन्होंने खुद को कप्तान और मुख्यमंत्रियों को टीम इंडिया का हिस्सा बताया। रावत ने कहा कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास पैड, ग्लव्स और हेलमेट जैसी सुविधाएं नहीं है। कहीं मन नहीं बना पाया हूं और इसलिए हमने उस विषय पर बातचीत नहीं की, जबकि अभी एक पद रिक्त भी है मंत्रिमंडल में। लेकिन क्योंकि हम लोग उस पर मैं होमवर्क नहीं करती, तैयारियों आदि के कारण जो है, और उस पर जब मैं होमवर्क कर लूंगा तो आई विल मैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट फिर से जो है पार्टी हाईकमांड के पास आएंगे। नहीं, इस विषय में कोई चर्चा नहीं। पीडीएफ हमारा सहयोगी है, क्या चर्चा होगी। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को और अपने को वो टीम इंडिया के कप्तान हैं, मगर मैं कप्तान साहब से मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं कि भाईजान, मेरे हाथ के ग्लव्स, मेरे हाथ के जो है प्रोटेक्टिव गियर आदि, घुटनों के गियर आदि सब आपने गायब कर रखे हैं, वो मुझको वापस कर दो। फंडिंग पैटर्न जो है वो वापस कर दो। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 90-10 था, उसको रेस्टोर कर दो। तो हम इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री के बिना देश की गाड़ी नहीं चल सकती है। वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारे परम आदरणीय हैं। लेकिन परम आदरणीय जी, मेरी पुकार है, विनती है कि भाई ये जो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य हैं, वो जो है इस समय आपकी कुछ नीतिगत फैसलों के कारण बहुत बड़ी मार झेल रहे हैं। और अनुराग चड्ढा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुराग, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? ये तो कहा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए श्वेता, असल मुद्दा ही यही था कि जो मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा था और जिन ताकतवर मंत्रियों के थोड़े पर कतरे जाने थे, उनको लेकर ही सोनिया गांधी से मुलाकात थी। लेकिन सोनिया गांधी ने हरीश रावत को अभी फिलहाल इस बात की इजाजत नहीं दी कि जिन मंत्रियों के पास ज्यादा मंत्रालय हैं उनका आप वजन कम करिए और जो नए विधायक हैं उनको आप मंत्रिमंडल में जगह दीजिए। तो शायद यही वजह थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जब सोनिया गांधी से मिलकर निकले तो उस एनर्जी के साथ वो नहीं निकले थे जिस एनर्जी के साथ वो सोनिया गांधी के घर में दाखिल हुए थे। शायद सोनिया गांधी ने उनको मना कर दिया कि अभी उत्तराखंड में कोई ऐसा चेंज करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड में हो सकता है। और उसके बाद वही जो किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उत्तराखंड के, वो भी यही बात कहते नजर आए। और ये दोनों वही लोग हैं, जब इनसे पहले पूछा जाता था तो ये साफ बोलते थे कि कई मंत्रियों की जो जगह है वो रिक्त है, विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और कई जो मंत्री अपना कामकाज नहीं संभाल पा रहे हैं ज्यादा मंत्रालय की वजह से, उनका थोड़ा बोझ हम कम करेंगे। लेकिन आज इन दोनों ही बातों को दरकिनार कर दिया गया। तो मीटिंग का उद्देश्य श्वेता वही था मंत्रिमंडल को लेकर, लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से मना किया है, हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, तो उसके बाद अब मंत्रिमंडल का जो मुद्दा था ठंडे बस्ते में चला गया। जी अनुराग, एक बात और बताइए कि यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए आए थे हरीश रावत, फिलहाल तो वो मुद्दा हल नहीं हुआ है। जैसा आप बता भी रहे हैं कि शायद हामी नहीं भरी है अभी सोनिया गांधी ने, लेकिन इस दौरान हरीश रावत प्रधानमंत्री पर जरूर तंज कस गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरीश रावत जब भी दिल्ली आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ वो सौगात मांगते हैं केंद्रीय मंत्रियों से। प्रधानमंत्री से भी उनकी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। अर्धकुंभ के लिए वो लगातार पैसों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार से उत्तराखंड को मदद नहीं मिल रही है, उन्होंने कंपैरिजन किया यूपी गवर्नमेंट का कि जब वो यहाँ पर आते थे तो उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलता था। लेकिन मोदी सरकार उनको अपनी टीम का हिस्सा बताती है, कहती है कि टीम वो कप्तान है और जो मुख्यमंत्री हैं और जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं वो उनकी टीम का हिस्सा है। लेकिन उसी अंदाज में उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास हेलमेट नहीं है, ग्लव्स नहीं है, पैड नहीं है, तो भला ऐसे वो कैसे अच्छी तरह से खेल सकते हैं। जी चलिए अनुराग, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बैठक में क्या चर्चा हुई, इस पर किशोर उपाध्याय से विस्तार से बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने।
उत्तराखंड की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा है कि कई कद्दावर मंत्रियों का वजन हल्का किया जा सकता है और कई नए विधायकों को मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम बात करते हैं। सर, सोनिया गांधी जी से आप लोगों की जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और आपकी, क्या इन सब बातों पर चर्चा हुई कि आप कुछ नए लोगों को अब मंत्रिमंडल में जगह देंगे और कुछ पुराने मंत्रियों का वजन हल्का करेंगे? नहीं, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं और अंबिका सोनी जी, विशेषकर सोनिया गांधी जी को ये धन्यवाद देने के लिए भी गए थे कि जब हम पहले मिले थे उनसे तो हमने निवेदन किया था कि राहुल गांधी जी को केदारनाथ जो है उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की थी, तो ये धन्यवाद देने के लिए आए थे कि उससे हमारे प्रदेश को बड़ा लाभ हुआ। और जिस तरह से इस समय लोगों का रुझान बढ़ रहा है, आज कम से कम मेरे ख्याल से 40 हेलीकॉप्टर जो हैं वो यात्रियों को लाव ले जा रहे हैं, वो भी खाली उत्तराखंड से, दिल्ली से तो और भी लोग जा रहे होंगे। तो एक तो धन्यवाद देने के लिए आए थे, और दूसरा जो अभी वहां पर जिस तरह से अमित शाह जी वहां गए, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका ये रहा कि उनका एक विधायकी जो है उनको खोना पड़ा। तो जिस तरह की स्थितियां बनी हैं वहां पर इस समय, और हम 37,000 वोट से भगवानपुर का चुनाव भी जीते हैं, तो वो सब चीजें थोड़ा सा अपनी लीडरशिप को अवगत कराने के लिए गए थे। और हमने उनसे निवेदन किया है कि जैसे राहुल जी के आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ, उसी तरह से अगर वो आएंगी, हम उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं और बढ़े, तो 2 सांस्कृतिक जो है आयोजन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो है निमंत्रण देने के लिए जो है कांग्रेस अध्यक्ष जी के पास आए थे। बाकी और कोई की मंत्रिमंडल में उसमें विस्तार और इन सब चीजों पर, उत्तराखंड की सियासत के बारे में सोनिया गांधी ने जरूर आपसे पूछा होगा कि किस तरह का माहौल चल रहा है, तो ये आपने कुछ बताया सोनिया गांधी जी को? अभी तो हमारा सबसे बड़ा पहला जो वो है काम है, क्योंकि 15 जून तक हमारी सदस्यता चल रही है, तो उसमें हमने उनसे निवेदन किया कि हमने हर जो आदमी जिसको तब चाहे पार्टी में कोई काम दिया हुआ है या दायित्व दिए हुए हैं, या मंत्री हैं, विधायक हैं, जो चुनाव लड़े लोकसभा या विधानसभा का या पंचायत के चुनाव लड़े, उनके लिए टारगेट फिक्स कर रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने टारगेट पर निश्चित रूप से जो है उसको अचीव करेंगे। ये सब चीजें हमने उनसे बताने के लिए आए थे। जी, अपने स्तर से किस तरह की आप चर्चाएं जो चल रही हैं उस पर वो काम कर रहे हैं? क्या कुछ जिन मंत्रियों के पास ज्यादा वजन है उनके वजन हल्के करेंगे, या कुछ नए को आप मंत्री बनाएंगे? कुछ ऐसी चल रही है आप लोगों सरकार और संगठन में बातचीत? हम तो अपने कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को वजनदार और भारी बनाना चाहते हैं। हम ऐसा काम क्यों करें कि जो लोग जो भारी हैं भी उनको हल्का कर देंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। ऐसी कोई चर्चा नहीं है। और अब ये मेरे ख्याल से हमने दूसरा उनसे जो राहुल जी ने और उन्होंने इस बार जो लोकसभा में जिस तरह से किसानों की, गरीब की बातचीत की, और उसका जो एक व्यापक असर हुआ है, सरकार को अपने निर्णयों को बदलना भी पड़ा है, तो वो सब धन्यवाद देने के लिए मिले थे, मैं भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी। जी, चलिए, सोनिया गांधी से जो मुलाकात हुई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की, तो उनका कहना है कि मंत्रिमंडल को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली से कैमरामैन सौरभ के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। उधर बीजेपी में भी 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत तेज होने लगी है। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने माना है कि अगर पार्टी उन्हें 2017 विधानसभा चुनाव की बागडोर देती है तो वो जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी में सामूहिक जिम्मेदारी दिए जाने की परंपरा है। 2017 नजदीक है। भाजपा अगर चेहरे के साथ चुनाव लड़ती है, अजय भट्ट के चेहरे को आगे करती है, तो किस रूप में आप जनता के बीच में होंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में होंगे? ऐसी अपेक्षा तो मेरी नहीं है कि मेरा चेहरा हो, किसी और का चेहरा हो। हमारे वहां सामूहिक नेतृत्व होता है, कलेक्टिव लीडरशिप, तो उसमें कहीं पर हम भी फिट आते हैं सामूहिक नेतृत्व में। तो हम लगातार काम करते रहते हैं, उतने ही उत्साह से काम करेंगे जितने उत्साह से हमेशा करते रहे हैं। और कोमल मेहता जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। कोमल, भले ही ये बात कही जा रही हो कि सामूहिक जिम्मेदारी दिए जाने की एक परंपरा है, लेकिन अजय भट्ट ने खुद के भी चेहरे को सामने किए जाने से इनकार नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो पूरी तरीके से इसे निभाया जाएगा। क्या माना जाए कि क्या जो चेहरा है उसे बीजेपी एक तरीके से आगे करने की तैयारी कर रही है, एक तरीके से जो एक कदम होना चाहिए उसकी शुरुआत हो चुकी है?
श्वेता, इस पूरे बयान को इस नजरिए से समझा जा सकता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जिस तरीके से पिछले दिनों अमित शाह के दौरे के बाद जिस तरीके से जो स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड है, राज्य की जो कोर कमेटी है, उससे जो पूर्व के जो 3 मुख्यमंत्री हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो एक तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ये संकेत देना चाहता है कि जो गुटबाजी उत्तराखंड में गाय बहाए सामने आती है उसको एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही जो दूसरी पंक्ति की लीडरशिप है उत्तराखंड में बीजेपी की, और उसको उभारने की कोशिश की जा रही है। तमाम संकेत इस तरीके से आ रहे हैं और दूसरी पंक्ति में अजय भट्ट काफी प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। और ये बयान भी कहीं न कहीं हमको इस तरीके से नहीं कोमल, ये भी तो बताइए, जिस गुटबाजी को कम करने की कोशिशें हो रही हैं, क्या लगता है अजय भट्ट का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, इसके बाद ये गुटबाजी खत्म हो जाएगी और बढ़ जाएगी? देखिए, आलाकमान स्पष्ट तौर पे जो अमित शाह का जो दौरा हुआ था, स्पष्ट तौर पे कह चुका है कि प्रदेश में 2017 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, किसी भी तरीके की गुटबाजी भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। शायद इसी अपने निर्णय को सार्थक करने के लिए जो पार्लियामेंट्री बोर्ड था उससे पूर्व सीएमओ को बाहर कर दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि लगातार कहीं न कहीं 3 खेमे उत्तराखंड बीजेपी के सामने आते रहे हैं। कोशिश ये है कि जो खेमेबाजी है उसको कम किया जाए, बेहतर प्रदर्शन 2017 में किया जाए, और जो दूसरी पंक्ति की जो लीडरशिप है उत्तराखंड के भीतर उनको कहीं न कहीं डेवलप किया जाए। तो अजय भट्ट कहीं न कहीं उसमें फिट बैठते हैं। हो सकता है कि उनको संकेत इस तरीके से मिले हों और इसी परिप्रेक्ष्य में इस बयान को देखा जा सकता है। चलिए कोमल, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल तो यही है कि इस नाम को लेकर कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा जा सकेगा। जिस गुटबाजी को खत्म करने की बात हो रही है, कोशिशें हो रही है, क्या वो वाकई खत्म हो पाएगी? पिथौरागढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज ने हरीश रावत सरकार पर हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हरीश रावत सरकार भ्रष्ट और प्रदेश में संसाधनों की लूट हो रही है। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार में शामिल लोग ही अवैध खनन से जुड़े हैं, जिसके चलते प्रशासन और पुलिस हताश है और प्रदेश में अवैध शराब का धंधा भी फल फूल रहा है। सतपाल महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोटी कमाई के लालच में यूपी और दिल्ली के ठेकेदारों को करोड़ों के वर्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के ठेकेदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। कहूंगा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, माफियाओं के हाथ में खेल रही है। खनन माफिया, दारू माफिया जो है इस समय प्रभावी है इस सरकार में। और आप देखेंगे कि ग्राम सभा के अंदर कोई विकास का पैसा नहीं आ रहा है। ब्लॉकों की हालत बड़ी खस्ता है, चारों तरफ जो है विकास चरमरा गया है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे क्षेत्रीय ठेकेदार हैं वो बेचारे बेरोजगार पड़े हैं। बड़े बड़े ठेकेदारों को, उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों को, दिल्ली के ठेकेदारों को राज्य में काम दिया जा रहा है। हालांकि प्रदेश की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने रावत सरकार पर बीजेपी के आरोपों को गलत बताया और केंद्र सरकार पर हल्ला बोला और 1 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक दृष्टि से जो एजेंडा बनाया है वो राज्यों का गला घोटने वाला है। और विशेषकर हमारे जैसे राज्य जो आपदा प्रभावित है वो काफी परेशानी में हैं। इसलिए हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हम अपना कैसे आगे बढ़ाएंगे काम। बड़े बड़े सपने दिखाकर देश की हुकूमत पर काबिज हुई भारत की सरकार, उनमें से कोई भी सपना क्या जनहित में पूरा हुआ है? जब जब कांग्रेस आई तभी काम हुआ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह का विवादों से पुराना नाता है। एक बार फिर वो विवाद में है, लेकिन इस बार विवाद उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद का मंडलीय कार्यालय को लेकर है। 2 कमरों के घर में जैविक उत्पाद परिषद का दफ्तर खोला गया है। दरअसल ये दफ्तर जिस घर में खोला गया है वो दमयंती रावत की बहन का है, जो शिक्षिका है। बीज प्रमाणीकरण परिषद के निदेशक पद पर भी नियुक्ति कर दिया गया था इनका। हालांकि हरक सिंह का कहना है कि जैविक उत्पाद के क्षेत्र में अभी शुरुआत हो रही है, लिहाजा छोटा कार्यालय खोला गया है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने हरिद्वार को आध्यात्मिक नगरी बताते हुए सुविधाओं में कमी की बात कही है। उनके मुताबिक हरिद्वार में पर्यटन की दृष्टि से जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसमें बहुत कमी है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार हरिद्वार के लिए कुछ योजनाएं लाने पर विचार कर रही है ताकि यहां सैलानियों और श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। हरिद्वार में आकर, ऋषिकेश में आकर गंगा स्पर्श करना चाहता है। यह एक हमारी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं, ढांचागत सुविधाओं के अंदर बहुत कुछ अभी कमियां हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। कनेक्टिविटी नगरी
उड्डयन कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी के माध्यम से भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित हो गए। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम 70.68% रहा, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 74.54% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में राज्य विद्यालय परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में घोषित किए गए परीक्षा परिणामों में इस बार जहां हाई स्कूल में 70.68% रिजल्ट रहा, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 74.54% स्टूडेंट्स पास हुए। इस प्रकार टोटल हमारा उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 70.68। इसमें बालिकाओं का जो प्रतिशत रहा है वो है 76.49% और बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा है 65.08%। इस बार भी पिछले सालों की तरह लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। हाई स्कूल में लड़कों के पास होने का प्रतिशत 65 रहा, वहीं लड़कियां 76% पास हुईं, जबकि इंटरमीडिएट में 70% लड़के और 78% लड़कियां पास हुईं। हाई स्कूल में बालकों में जो उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 65% है और बालिकाओं में 76% है। ये पिछले साल से अबाउट 4-5% अधिक है। इसको इंटरमीडिएट में भी बालिकाओं के लिए जो 78% हो गया और बालकों के लिए 70% हो गया। हाई स्कूल में इस बार श्रीनगर गढ़वाल के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र प्रीतम सिंह ने टॉप किया। प्रीतम सिंह ने 98.20 अंक प्राप्त किए, जबकि इंटरमीडिएट में हरिद्वार के BHL स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की काजल और ऋषिकेश के ढालावाल स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा अंजलि 95.20 अंकों के साथ संयुक्त रूप से टॉपर रहे। वहीं पिथौरागढ़ के विवेकानंद विद्या मंदिर की सौम्या श्रीवास्तव ने हाई स्कूल में बालिका वर्ग में 96.80 अंकों के साथ टॉप किया। और मैं नित्य वर्दी 7 से 8 घंटे पढ़ता था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। हाँ, ये जरूर सोचा था कि मैरिट में स्थान प्राप्त करूंगा। सारे टीचर सपोर्टिव थे और घर का इतना अच्छा नहीं था क्योंकि आसपास का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की। स्कूल भी डेली अटेंड किया है। जो प्रॉब्लम आई वो मैम से मतलब डिस्कस किया है। कोई किसी भी उसमें प्रॉब्लम आई उसे क्लियर किया उस सब्जेक्ट को, और मतलब अच्छा लगा रहा। जो विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव S राजू के मुताबिक इस बार जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है उसमें 5% का इजाफा हुआ है, जो कि बदहाली के लिए आलोचनाएं झेल रहे शिक्षा महकमे के लिए बड़ी राहत की भी बात है। रामनगर से खुशहाल रावत, श्रीनगर से कपिल पवार, हरिद्वार से नरेश गुप्ता, ऋषिकेश से आशीष डोभाल, पिथौरागढ़ से कोमल मेहता और देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों पर इन दिनों पर्यटन सीजन चरम पर है और बड़ी तादाद में सैलानी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते तापमान से सैलानियों की तबीयत पर भी असर पड़ रहा है, जिससे अस्पतालों में स्थानीय मरीजों के साथ बाहरी मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और ऐसे में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी मुश्किलें पैदा कर रही है। रिपोर्ट देखते हैं। यह है सरोवर नगरी का BD पांडे अस्पताल, जहां हर रोज करीब 1000 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद पर्यटकों की है। दरअसल गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन तापमान में आए बदलाव की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। सैलानियों की माने तो दिन में तापमान बढ़ जाता है और रात में गिर जाता है, जिसका उन पर खास असर पड़ रहा है। अस्पताल में हैं हम यहाँ पर। हॉस्पिटल में हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है मौसम की वजह से। वेरिएशन इतना ज्यादा है कि बॉडी उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, शायद इस वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पे भी मतलब अभी महसूस कर रहे हैं कि दिन में और रात में काफी वेरिएशन है। मतलब दिन में अभी मौसम काफी गर्म हो जाएगा और जिस हिसाब से यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर है शायद उसके हिसाब से ज्यादा है, और रात को काफी ठंडा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है मतलब उसमें। उधर डॉक्टरों का कहना है कि बाहर से आए मरीजों में सबसे ज्यादा वायरल फीवर और पेट से जुड़ी बीमारियों की शिकायतें मिल रही हैं, और खासकर मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिससे स्थानीय मरीजों के साथ साथ नए मरीजों का भी भार अस्पताल पर पड़ रहा है। नैनीताल का मौसम गर्म हो गया है
और सालों के कंपैरिजन में इस साल थोड़ा सा इस सीजन में ज्यादा गर्म है। तो एक तो चेंज ऑफ वेदर की वजह से हमारे पास वायरल फीवर, खांसी और इस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं। पेट की बीमारियों के भी मरीज जो हैं आ रहे हैं, जिनको उल्टी और दस्त इस तरह और पेट दर्द की संभावना के मरीज जो हैं अस्पताल में आ रहे हैं। 600 से 700 नए मरीज आ रहे हैं और इसके अलावा 200 से 300 पुराने, करीब 1000 के करीब नैनीताल बीडी पांडे की समय ओपीडी चल रही है। तो शहर का प्रेशर है और साथ में टूरिस्ट जो है वो नैनीताल में आने शुरू हो गए, तो टूरिस्टों का भी जो है लोड हम पे आ रहा है बीडी पांडे में। ऐसा ही हाल चारधाम यात्रा द्वार ऋषिकेश का भी है। यहाँ भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दिनों दिन हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए फार्मासिस्ट और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार दिया गया है। तो उनको क्यों ना शेड्यूल के की दवाइयों को लिखने का अधिकार हम दे दें, और उसी को हमने एक शासनादेश के माध्यम से इसको जारी किया। हमने यही नहीं किया बल्कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो फुल फ्लेज डॉक्टर होते हैं और 2 साल तक वो भी जो है एलोपैथिक की पढ़ाई करते हैं, उनको भी जो है एलोपैथिक की दवाई लिखने के लिए अधिकृत किया है। पहाड़ों में पर्यटन सीजन इन दिनों चरम पर है और प्रदेश के आर्थिक हालात भी बहुत हद तक पर्यटन कारोबार पर टिके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया जाना भी जरूरी है। उम्मीद है सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की दिशा में कदम उठाएंगी। नैनीताल से राजू पांडे और ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।